नोरा सुपर 50 स्कूल प्लेटफॉर्म से मैं विकास शर्मा एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता है कि अपना जो चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। और केमिकल रिएक्शंस में जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ी है, उसके बाद आज जो क्लास है आपके, उसमें जो अपना जो टॉपिक आता है वो है ऑक्सीडेशन की वजह से कौन कौन से इफेक्ट हमारे को डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो ऑक्सीडेशन की वजह से हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था टॉपिक कोरोजन, और दूसरा पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में। तो कोरोजन जो है, कोरोजन के बारे में हमने देखा, कोरोजन जो है रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। आज का टॉपिक हम लेते हैं कि फैक्टर्स विच एसेंशियल फॉर द कोरोजन, यानी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कोरोजन के लिए एसेंशियल होते हैं। फैक्टर्स विच आर एसेंशियल फॉर कोरोजन। देखिए, कोरोजन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से कोरोजन होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख सकते हैं एयर यानी मॉइस्चर, नमी यानी वाटर, और तीसरे नंबर पे आता है ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, ओपन सरफेस ऑफ मेटल्स। यानी जब तक आपके पास में, यानी मेटल्स जो है इसके, ये तीनों जो रेस्पॉन्सिबल, तीनों फैक्टर्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मान लो किसी भी एक फैक्टर्स की उसमें कमी है तो फिर उस ऑब्जेक्ट यानी उस मेटल्स के ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जंग लगता है, या जंग लगने के लिए, रस्ट का फॉर्मेशन होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे तीनों फैक्टर्स आपको याद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपके, वो है प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से हम कोरोजन को रोक सकते हैं, यानी किसी भी मेटल्स के ऊपर जो रस्टिंग होती है यानी जंग जो लगता है उसको रोकने के क्या क्या उपाय बताए गए हैं। पहला जो है वो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, एक तो ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रीजिंग। देखो, ऑब्जेक्ट यानी मेटल्स जो है उसको जंग से बचाने के लिए हम ऑयलिंग यानी उसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, पेंटिंग यानी उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, और ग्रीजिंग यानी उसके ऊपर ग्रीस भी लगा सकते हैं। तो तीनों ही प्रकार के ये जो तरीके हैं, इनके द्वारा हम किसी भी वस्तु के ऊपर यानी मेटल्स के ऊपर जंग लगने से उसको बचा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो आता है आपके, देखिए पहला तो हो गया ऑयलिंग, पेंटिंग और ग्रीजिंग। दूसरा आता है एनोडाइजिंग, यानी मेटल्स की एनोड बना करके, एनोडाइजिंग करके, क्रोमियम का लेप करके उसको जंग से बचाया जा सकता है। तीसरे नंबर पे और इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस करके भी हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। तो यहाँ गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। गैल्वेनाइजेशन जो होता है यानी जिंक की जो कोट होती है, यानी कोटेट ऑफ जिंक, कोटेट ऑफ जिंक ऑन आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, यानी आयरन को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की कोट चढ़ाई जाती है, यानी जिंक की लेयर बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फोर्थ नंबर पे हम लिख सकते हैं बाय फॉर्मेशन, बाय फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज,
यानी एलॉयज का मतलब होती है मिश्र धातुएं, यानी दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला करके जो तीसरी नई मेटल्स हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एलॉयज कहते हैं। तो एलॉयज जो होती है, एलॉयज बना करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, जंग से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जंग नहीं लगे, उस जंग को रोकने के हम ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन से होने वाले जो इफेक्ट है वो टू टाइप्स के इफेक्ट होते हैं। पहला हमने पढ़ा है कोरोजन। कोरोजन में हमने कोरोजन की डेफिनेशन पढ़ी है, कोरोजन के एग्जाम्पल पढ़े हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसके लिए एसेंशियल होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है इनकी, उनके बारे में हमने पढ़ा है। और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड हम काम में लेते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट जो इफेक्ट आता है वो दूसरे नंबर का इफेक्ट है जिसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, देखिए रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझा दूं कि जो भी ऑयली ऑयली जो फूड्स जो होते हैं, यानी फैटी और ऑयली जो फूड्स होते हैं, जब इनको हम लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो इनका जो टेस्ट होता है, इनकी जो ऑर्डर होती है, यानी इनकी जो गंध होती है, उनके अंदर परिवर्तन हो जाता है, यानी वो खराब होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं रेंसिडोना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ऑयली, ऑयली या फैटी, ऑयली या फैटी फूड्स जो होते हैं, फूड इफ केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम इनको लॉन्ग टाइम तक रखते हैं तो क्या होता है, देयर टेस्ट एंड ऑर्डर, देखो उनका जो स्वाद होता है और उनकी जो गंध होती है ना, वो क्या हो जाती है, स्पॉइल्ड हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं, ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडोना, टू बी रेंसिड, रेंसिड हो जाते हैं। और इस वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो आपको क्या समझना है, ऑयली और जो फैटी फूड्स जो होते हैं उनको लंबे समय तक रखने पर उनका जो टेस्ट होता है, उनका जो ऑर्डर होता है, उसमें चेंजेज आ जाता है, यानी वो खराब होने लगते हैं, जिसे हम रेंसिड कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी बोलेंगे। इसके बाद में ये आता है कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम कौन से सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। देखिए अब एंटीऑक्सीडेंट में से प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। क्योंकि रेंसिडिटी जो होती है, रेंसिडिटी का जो प्रोसेस होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकने वाले जो सब्सटेंस है वो क्या कहलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट कहलाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द सब्सटेंस, the substance which is used for prevent the oxidation, यानी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को रोकने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। अब आपको डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, तो वहां क्या लिखेंगे हम, एंटीऑक्सीडेंट लिखेंगे। यहाँ इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन के रूप में, यानी नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन द पैकेट्स, नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन द पैकेट्स ऑफ चिप्स, यानी चिप्स का जो पैकेट आता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। यह बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आलू के चिप्स या किसी भी टाइप्स के जो चिप्स उसका जो पाउच आता है या कोई पैकेट वाला जो फूड्स आता है उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। डायरेक्टली प्रश्न आएगा, उसका आंसर आपको क्या लिखना है, नाइट्रोजन गैस लिखना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके उसकी जगह नाइट्रोजन भर दी जाती है।
अब जब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर नहीं है तो इसका मतलब वो रेंसिडिटी नहीं होगी और वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर एक सामने आपके रेंसिडिटी से रिलेटेड 3 बातें हमने लिखी है। सबसे पहले रेंसिडिटी की डेफिनेशन हमने लिखी है। सेकंड नंबर पे देखा कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए कौन से सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और नीचे इसका एग्जाम्पल लिखा है कि जो चिप्स का जो पैकेट होता है, उस चिप्स के पैकेट में जो फूड आइटम या चिप्स जो रखा गया है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसका हमारे डेली लाइफ के अंदर हमें 2 इफेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला इफेक्ट हमने पढ़ा था कोरोजन, और दूसरा इफेक्ट क्या पढ़ा हमने, रेंसिडिटी पढ़ा। दोनों में से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाते हैं मैंने आपको बताया। सिंपली एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए और रेंसिडिटी के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। इसके बाद में ये आपके केमिकल रिएक्शंस वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट आता है उस सेकंड पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, और आपके सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है केमिकल इक्वेशन। सेकंड पार्ट कौन सा है, केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे अपन। पहला जो पार्ट था वो केमिकल रिएक्शन का था, और सेकंड जो पार्ट है वो किसका है, केमिकल इक्वेशन का है। अब केमिकल इक्वेशन को पढ़ने से पहले एक इक्वेशन आती है जिसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन आएगी, वर्ड इक्वेशन आएगी। तो वर्ड इक्वेशन किसे बोलेंगे, देखो केमिकल जो रिएक्शन होती है उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं या जो भी उसके अंदर रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अगर हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं, यानी reactant and product are written represent in the form of words, वर्ड्स की फॉर्म में जब उनको लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन कहलाएगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन में बोलता हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को जब बर्न किया जाता है, उसको जलाया जाता है या उसको गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब इसी रिएक्शन को हमने क्या किया, वर्ड्स के अंदर लिख दिया, तो वो क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन कहलाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको यहां पे हीट किया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने वाली जो रिएक्शन है उसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, वर्ड्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो वर्ड्स में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट आती है आपके केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देखो, जब वर्ड्स के अंदर इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्ड इक्वेशन कहलाएगी, और जो भी एलिमेंट है, जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, उनको जब केमिकली फॉर्मूलाज में और उनके सिंबल्स के रूप में लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को इसके फॉर्मूले के रूप में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CaCO3 इजकल टू कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है फॉर्मूला, CaO, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने क्या किया, इसके फॉर्मूले केमिकली फॉर्मूले के रूप में लिख दिया और उसका जो सिंबल है उसके रूप में लिख दिया, तो फिर वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका केमिकल इक्वेशन का, हमने डेफिनेशन पढ़ी, वर्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ा। अब आता है कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या नियम होते हैं, What are the rules of the write the chemical equation? केमिकल इक्वेशन को लिखने के कौन कौन से नियम है, देखिए, रूल्स फॉर केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से रूल्स है केमिकल इक्वेशन को लिखने के,
पहला जो नियम आता है इसके अंदर, पहला नियम है कि ये तो आपको पता है कि जो रिएक्ट करते हैं सब्सटेंस उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बाद में जो बनता है सब्सटेंस उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम रिएक्टेंट आर रिटन रिएक्टेंट्स आर राइट या रिटन ऑन LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड। और प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स आर कहाँ लिखा जाता है, ऑन राइट हैंड साइड। तो पहला जो इसका नियम है वो ये कहता है कि जो भी रिएक्टेंट होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसको कहाँ लिखते हैं, हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल यहाँ हमने ये वाला बता देता हूँ आपको, ये देखिए CaCO3 इजकल टू CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर क्या है कि इस एरो के साइन के इधर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आपके LHS साइड कहलाता है, और ये वाला क्या कहलाएगा, आपके RHS साइड कहलाता है। तो पहला नियम ये कहता है कि रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद में दूसरा नियम क्या आता है, दूसरा नियम आएगा इफ द टोटल नंबर if the total number of reactant and product are more than 2। देखो, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या अगर एक से ज्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं, वी कैन यूज प्लस साइन बिटवीन देम, यानी हम उन दोनों के बीच में क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। मोर देन 2 वी कैन यूज प्लस साइन, ये जो प्लस का साइन है ये उन दोनों के बीच में हम लगा देते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, इधर देखो आप एक बार, N2 प्लस 3H2 इजकल टू 2NH3। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट कितने, एक से ज्यादा है ना रिएक्टेंट, यहाँ पर एक तो हो गया नाइट्रोजन और एक हो गया हाइड्रोजन, तो एक से ज्यादा हो गए तो उनके बीच में हमने कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार और वापस रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या नियम है। पहला नियम ये कहता है कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या अगर एक से ज्यादा है तो हम उनके बीच में किसका साइन लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। अगर उधर प्रोडक्ट भी दो हैं या दो से ज्यादा हैं तो उनके बीच में क्या लगा दिया जाएगा, प्लस का साइन दिया जाएगा। और रिएक्टेंट भी अगर दो हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। तीसरा देखिए, एरो साइन, एरो साइन यानी ये तीर का निशान ऐसा, एरो साइन यूज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एरो का साइन लगा देते हैं। और एरो का साइन ये देखो तीर का निशान लगा देते हैं। आप कोई सी भी इक्वेशन देखोगे ना तो उस इक्वेशन में आपको इस प्रकार का एरो का साइन दिखाई देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन यूज एरो साइन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए आप, एरो का साइन अगर बिल्कुल ऐसा है, सीधा है ये वाला, अगर ऐसा एरो का साइन है तो उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे उसको, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, यानी आगे की दिशा में होने वाली रिएक्शन। अगर ये इस प्रकार का एरो का साइन है ऐसा उल्टा, तो इसे क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, उसको बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये इस प्रकार का एरो का साइन, ये देखिए आप, ये अगर ऐसा एरो का साइन लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी रिवर्स होने वाली रिएक्शन बोलते हैं इसको, ऐसे वाले साइन को। और रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है,
जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन जो है यहाँ पे हमने रूल्स देखे हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने के। फोर्थ नंबर का जो रूल्स है, इसका रूल है वो क्या है? देखो, कोई भी जो रिएक्शन होती है ना, उसमें हमें यानी कोई ना कोई रिएक्शन, हर रिएक्शन टेम्परेचर पे बेस्ड होती है। यानी कोई रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर होती है, कोई रिएक्शन कितने एटॉमिक प्रेशर पे होती है, या किसी भी रिएक्शन के अंदर हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो टेम्परेचर और प्रेशर, जो टेम्परेचर और प्रेशर यूज किया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर राइट ऑन द एरो साइन। यानी हमने जो एरो का जो साइन लगाया, तीर का जो निशान लगाया ना, उसके ऊपर टेम्परेचर को और प्रेशर को हम उसको रिप्रेजेंट वहां पर कर देते हैं। तो एरो के साइन के ऊपर हम टेम्परेचर और प्रेशर को यूज करते हैं। पांचवें नंबर पे आता है आपके कैटलिस्ट। कैटलिस्ट राइट ऑन द एरो साइन। देखो, जब हम किसी भी एरो साइन के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर लिखा जाता है। और अगर किसी रिएक्शन के अंदर मान लो कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, तो कैटलिस्ट को भी कहां पर लिखा जाता है? उस एरो साइन के ऊपर भी कैटलिस्ट को लिखा जाता है। अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि वैसे तो आपके एनसीईआरटी के जो बुक का जो पहला चैप्टर है, उसमें पहले की जो ओल्ड बुकें थी उसके अंदर कैटलिस्ट का आपके टॉपिक था। लेकिन अब आपके एनसीईआरटी की इस बुक में कैटलिस्ट चैप्टर को, टॉपिक को हटा दिया गया। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर कैटलिस्ट की डेफिनेशन बता देता हूँ। कैटलिस्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच change the rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी किसी भी रिएक्शन की रेट को चेंज करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है ना, उसको इंक्रीज कर देता है। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? किसी रिएक्शन की जो रेट होती है उसको डिक्रीज करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये रूल्स हो गया कैटलिस्ट वाला। 6 नंबर पे आएगा आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या हो गया? राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों ही तरफ इक्वेशन के अंदर एलिमेंट की जो संख्या है वो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम है तो वो क्या कहलाएगी? आपके बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। क्या बोलेंगे उसको हम? बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन कब होगी? जब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों ही तरफ एलिमेंट की संख्या बराबर होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था, ये जैसे मान लो ये लिख देते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के नंबर कितने? 2, यानी कितने नाइट्रोजन यहाँ पर? 2। यहाँ भी नाइट्रोजन कितने? 2। और यहाँ हाइड्रोजन कितने? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन के नंबर कितने यहाँ पर? 6। और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये आपके बैलेंस्ड इक्वेशन है। 7 नंबर पे आता है आपके, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम इन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ अगर एलिमेंट की संख्या अगर समान नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। इक्वेशन। और इसे हम कहते हैं स्केलेटन। क्या बोलेंगे? स्केलेटन
इक्वेशन बोलते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में अनबैलेंस इक्वेशन के नाम से प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न आता है व्हाट इज स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर दोनों तरफ एलिमेंट्स के जो नंबर होते हैं वो सेम नहीं होते। जैसे यहाँ पे हमने लिखा n2 + 3s2। सपोज करिए यहाँ पर अपन ने यहाँ 3 कर दिया इसको। अब आप इसके नंबर जब काउंट करोगे तो आपको नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के जो नंबर है वो दोनों तरफ सेम नहीं दिखाई देंगे। तो दोनों तरफ अगर सेम नहीं है तो फिर उसको क्या बोलेंगे हम? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या उसको स्केलेटन इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के आपके यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल्स हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद में प्रश्न ये आता है कि आपके सामने जब कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के प्रश्न आएंगे इसमें। एक तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि आपको जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको दे दी जाएगी और ये कहा जाएगा भाई इसको बैलेंस करिए। ठीक है, अगर मान लो कि उसमें मेथड का नाम नहीं है तो फिर आपको उसको डायरेक्टली क्या करना है? बैलेंस करना है। लेकिन अगर मेथड का नाम लिखा हुआ है तो फिर आपको मेथड का यूज करके स्टेप बाय स्टेप उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, हीट एंड ट्रायल मेथड, ये वाला जो हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड। अब परीक्षा में प्रश्न आ गया और नाम लिखा हुआ आ गया कि हीट एंड ट्रायल मेथड से केमिकल जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसको बैलेंस करिए। तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। देखिए, Fe + H2O = Fe3O4 + H2। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल में एक इक्वेशन दी गई है और ये कहा गया है कि इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। और कौन से मेथड से बैलेंस करना है? आपको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना है। तो सबसे पहली जो स्टेप आती है इसके अंदर देखिए आप, फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप में ये कहा गया है कि आपके सामने जो भी कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, एलिमेंट जो दिख रहे हैं, उनके चारों तरफ क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। तो पहले बॉक्स बना दो आप इनके। Fe के चारों तरफ ये बॉक्स बना दिया आपने। दूसरा H2O के सामने बना देंगे बॉक्स, Fe3O4 के सामने, और H2 के बॉक्स बना दिया जाएगा। तो ये पहली जो स्टेप है आपकी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, सेकंड स्टेप देखिए आप। अब सेकंड स्टेप आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड स्टेप का मतलब है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है ना, उसमें आपको एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनानी है, एक एलिमेंट्स की एक सूची बनानी है, और ये देखना है कि दोनों तरफ एलिमेंट्स के नंबर डिफरेंट है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, परीक्षा में बैलेंस इक्वेशन दे देता है और आपसे ये कहा जाएगा भाई इसको बैलेंस करिए। तो फिर स्टूडेंट उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं कि ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, और उस बैलेंस को वापस बैलेंस करने के चक्कर में उसको अनबैलेंस करके आ जाते हैं। तो ये बहुत माइनर बात है, आपको समझने की है कि सबसे पहले इक्वेशन सामने आते ही आपको क्या करना है? उसको चेक करना है कि ये वास्तव में अनबैलेंस है या नहीं है। अगर अनबैलेंस है तो उसको आपको बैलेंस करना है। और सपोज करिए कभी परीक्षा में बैलेंस वाली इक्वेशन आ गई तो फिर क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, वो बैलेंस वाली जो इक्वेशन है उसको ऐसे के ऐसे नीचे आंसर में लिख देना है, और लिख देना कि ऑलरेडी ऑलरेडी ये इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि ये बैलेंस इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो यहाँ लिखेंगे मेक द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ साइड। यहाँ देखिए आपके पास में दो अपने साइड है, एक तो है LHS साइड है और एक RHS साइड है, राइट हैंड साइड और LHS साइड है। अब ये लिस्ट बना दी हमने। यहाँ अपने पास में सबसे पहले तो आयरन है, दूसरे नंबर पे देखिए हाइड्रोजन है,
और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब इनके नंबर्स लिख लो आप। इधर देखो, LHS साइड में आयरन कितना है, 1। इधर राइट हैंड साइड में कितना है, 3। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2। उधर हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। अब ये आपकी एक लिस्ट बन गई। अब आप चेक करिए कि वास्तव में इनके नंबर डिफरेंट है या सेम है। अगर अलग अलग है तो इसका मतलब अनबैलेंस होगी। यहाँ देखिए 1 3 2 2 1 और 4। तो हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन हमें दिए एग्जाम्पल में, ये अनबैलेंस है और इसके हमें बैलेंस करना है। तो आपके नेक्स्ट आती है स्टेप 3। स्टेप 3, यहाँ डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में, ऑक्सीजन में। यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस टू ऑक्सीजन। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये LHS लिख दिया और ये RHS लिख दिया हमने। ठीक है, LHS के साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1। और RHS के साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4। अब इसको आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस करने की। तो जब भी हम इनको बैलेंस करेंगे तो आपको बड़ी जो संख्या दिखेगी उसको तो वैसा का वैसा ही रखना है। 4 को तो 4 ही रख देंगे अपन। ठीक है, इसको 4 रखने के बाद में अब इस 1 को क्या करेंगे, 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, मैं जो स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। आप देखो, पहला प्रश्न है कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई किया 4 से। कौन सी साइड में किया, LHS साइड में किया। तो LHS साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया। तो जो LHS साइड का जो ऑक्सीजन है ना, ऊपर देखो आप, LHS साइड में जो ऑक्सीजन है उसके आगे कितना लगा देंगे हम, 4 लगा देंगे। तो यहाँ की अगली जो स्टेप उससे देखते हैं अपन। इस इक्वेशन को लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो मैंने क्या बताया आपको, LHS साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के आगे कितना लगा देना है, 4 लगा देना है। तो इस ऑक्सीजन के आगे देखो यहाँ कितना लगा देंगे अपन, 4 लगा देंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन यहाँ तक एक कंप्लीट हो गई अपने। चलो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना जो ऑक्सीजन है वो तो क्या कर दिया हमने, बैलेंस कर दिया। नेक्स्ट देखिए अब किसका नंबर आएगा, हाइड्रोजन का नंबर आएगा। तो स्टेप बढ़ जाएगी अपने इधर, स्टेप 4 हो जाएगी। स्टेप 4 पे क्या लिखेंगे, बैलेंस टू हाइड्रोजन। बैलेंस टू, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो इस वाली इक्वेशन को छोड़ देंगे। अब अगली वाली इक्वेशन से शुरू करेंगे यहां से। तो यहाँ इसकी लिस्ट बनाएंगे, देखिए आप, LHS और RHS, ये हाइड्रोजन आपके। बताओ इधर LHS में हाइड्रोजन कितना है, 8। और इधर RHS में कितना है, 2। अब आप सोचोगे कि ये क्या हो गया, यहाँ हाइड्रोजन पहले 2 था, इधर भी 2 था। तो पहले वाली इक्वेशन में तो हाइड्रोजन बैलेंस था, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में कौन अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। तो अब पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ बैलेंस करते हुए देखेंगे, 8 को तो 8 ही रखेंगे हम, और 2 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करते यहाँ कितना आ गया, 8 आ गया। अब वापस वही सेंटेंस आपको दोहराना है। कौन सा दोहराना है, देखिए, मल्टीप्लाई कितने से किया, 8 से किया। कौन सी साइड में किया, RHS साइड में किया। और किसकी साइड में करेंगे, हाइड्रोजन के साइड में करेंगे। तो जो हाइड्रोजन लिखा हुआ है RHS साइड का, उसके आगे कितना लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कितने से किया, 4 से। तो हाइड्रोजन के आगे कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे और इस इक्वेशन को नीचे उतार देंगे। देखो आप, Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस ये 4H2 हमने लिख दिया। और ये वाली एक इक्वेशन भी आपके कंप्लीट हो गई। अब आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। अब ये आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस।
ठीक है, अब क्या बचा आपके, Fe बचा, आयरन बचा। यहीं लिख देता हूं मैं आपके। स्टेप आ जाएगी आपके 5, स्टेप 5। इसको बैलेंस करना है अब आयरन को, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस टू Fe। आयरन को हम बैलेंस करेंगे आयरन को, तो यहाँ देखो Fe LHS साइड और RHS साइड। LHS में Fe कितना है 1 और RHS में कितना है 3, तो 3 को तो 3 रखेंगे, 1 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब वापस क्या करना है अपने को, वापस वही सेंटेंस दोहराना है। क्या दोहराना है, सुनिए। मल्टीप्लाई कितने से किया, 3 से किया। कौन से साइड में किया, LHS साइड में किया। और किसके आगे लगाएंगे 3, Fe के आगे 3 लगा देंगे। तो LHS साइड का 3 ये Fe है, और यहाँ इक्वेशन बन जाएगी आपके ये 3 Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। और ये लास्ट में ये कंप्लीट आपके बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देखो आयरन कितना है 3, इधर भी आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन कितने 8, इधर हाइड्रोजन कितने 8, ऑक्सीजन कितने 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 4। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपने पूरी स्टेप के थ्रू हीट एंड ट्रायल मेथड इसे हम बोलते हैं। और जब परीक्षा में हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके सारी जो पूरी कंप्लीट जो ये आपकी इक्वेशन है उसको आपको क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। और अगर मान लो परीक्षा में नाम नहीं आता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज नहीं करना है, नाम नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर आपको डायरेक्ट इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सरल और आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है। यहाँ एक बार और आप स्टेप को देख सकते हो। पहली स्टेप में क्या किया, सभी एलिमेंट्स के आगे हमने बॉक्स बना दिए। सेकंड स्टेप में क्या किया, एक लिस्ट हमने बना दी। और लिस्ट इसलिए बनाई है ताकि अपने को ये पता चले कि कौन सी साइड में कितने एलिमेंट हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, और वो वास्तव में रियल में अनबैलेंस है कि नहीं है। अगर अनबैलेंस है तो फिर हम आगे की स्टेप उसमें बढ़ेंगे। तो अगली जो स्टेप आएगी उसमें सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। नेक्स्ट जो स्टेप थी उसमें हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया। इसके बाद में फिर हमने आयरन को बैलेंस किया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम यहाँ पर एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे उसके बाद में जो इक्वेशन आएगी ना, तो अगली स्टेप उसी इक्वेशन से चालू होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस किया और उसके बाद आपने ये पहले नंबर वाले जो एग्जाम्पल की जो इक्वेशन लिखी ना उसी को आपने उसको लिख दिया, तो वो आपको गलत हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार से आज की ये जो क्लास है आपकी उसमें हमने देखो सबसे पहले तो अपन ने कोरोजन के फैक्टर्स पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिनकी वजह से कोरोजन होता है। ये 3 फैक्टर हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन को रोकने के कौन कौन से उपाय होते हैं जिनकी वजह से हम कोरोजन से बच सकते हैं। जैसे लोहे को रस्ट से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग लगा सकते हैं। तो ये सब मेथड हमने देखे। इसके बाद जो कोरोजन का जो दूसरा इफेक्ट, ऑक्सीडेशन का जो दूसरा इफेक्ट है वो हमने पढ़ा रेंसिडिटी के बारे में। यहाँ बोर्ड पे सामने जो आपके लिखा हुआ ना, ये 3 लाइनें जो लिखी हुई है, इन तीनों लाइनों के अलावा चौथा जो प्रश्न है वो बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि रेंसिडिटी से कौन से प्रश्न बनेंगे। रेंसिडिटी की डेफिनेशन प्रश्न बनता है। एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने पढ़ाया आपको, एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है। 3 प्रश्न तो ये आते हैं। और चौथा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि जो चिप्स का जो पैकेट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो इस प्रकार से आप रेंसिडिटी वाले टॉपिक से ये प्रश्न सारे याद कर सकते हो। इसके बाद में फिर केमिकल इक्वेशन। तो रेंसिडिटी तक हमने जो पढ़ा वो तो केमिकल रिएक्शन का पार्ट था, क्योंकि इस चैप्टर को हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन 2 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। तो आधा जो पार्ट था वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ और उसके बाद में फिर ये केमिकल इक्वेशन आ गई। तो केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ड इक्वेशन। अगर केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको वर्ड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्ड इक्वेशन कहलाएगी।
और अगर केमिकल फॉर्मूला और उसके सिंबल्स के रूप में हम लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के कौन कौन से नियम है वो हमने आपको बताएं। रिएक्टेंट जो होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। प्रोडक्ट जो होता है उनको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या अगर एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में हम किसका यूज करते हैं, प्लस साइन का यूज करते हैं। इसके अलावा जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होता है उनके बीच में एरो साइन यूज करते हैं अपन। अब एरो साइन 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखिए। अगर ये इस प्रकार का एरो साइन लगा हुआ है किसी भी रिएक्शन में, इक्वेशन में इस प्रकार का एरो साइन है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। अगर इस प्रकार का उल्टा एरो साइन लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। और अगर ये दोनों ही टाइप का इस प्रकार का अगर एरो का साइन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन जाता है, उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। यह दोनों ही डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन होती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जब कोई भी रिएक्शन होती है तो कितने टेम्परेचर पे हो रही है, कितने प्रेशर पे हो रही है, या उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो उन तीनों को भी हम क्या करते हैं, एरो के साइन के ऊपर उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, वहां पर उसको शो कर देते हैं। यहाँ मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, कैटलिस्ट किसे कहते हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो किसी रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें रिएक्शन की रेट को चेंज कर देते हैं। रिएक्शन की रेट को चेंज करने वाले सब्सटेंस कैटलिस्ट कहलाते हैं। और ये बड़े चालाक होते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन की रेट को तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद में कोई चेंजेज नहीं होता, वो ऐसा कैसा रहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों ही तरफ एलिमेंट के जो नंबर है वो सेम होने चाहिए। अगर दोनों तरफ सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। और अगर दोनों तरफ एलिमेंट्स के नंबर सेम नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस, या उसको स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ लिया, हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पहला जो चैप्टर है आपके साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको हमने कंप्लीटली यहाँ पर क्लास के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट जो आपकी जो क्लास होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं, अभी तक आपको मैं इस चैप्टर के शॉर्ट नोट पढ़ाऊँगा, और शॉर्ट नोट पढ़ा करके आप अपने नोट्स के अंदर उन शॉर्ट नोट्स को लिख सकते हो, जिससे एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास अपन लेते हैं। धन्यवाद।